क्या आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं? ठीक है। पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते ही करते हैं। इस वाले लाइन का क्या नाम है? छोड़ दीजिए, मत लगाइए। इस वाले लाइन का नाम है अभिलंब। ठीक है, वो एक बार कह दिया जाता है, बच्चे याद कर लेते हैं। ऊपर वाले को माध्यम 1 कह दीजिए और नीचे वाले को माध्यम 2। माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या है? माध्यम 1 वायु हो सकता है, माध्यम 2 जल हो सकता है, माध्यम 1 जल हो सकता है, माध्यम 2 कांच हो सकता है। मतलब ऊपर वाला जो रहेगा नीचे का उसका विपरीत रहेगा, कुछ और रहेगा। इसे अलग अलग माध्यम कहते हैं। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? आने वाली किरण, ये है, ये आपतन कोण है। इसका वैल्यू कितना दिया है? आपतन कोण का मान 45 डिग्री है। और उसके बाद क्रमशः के बाद इतना डिग्री और इतना दूसरा कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? अभिलंब की तरफ झुका होगा कि दूर गया होगा? अपने आप खुद सोचिए। अगर ये 45 डिग्री है और उससे कम हो रहा, इसको जाना चाहिए था सीधे। अच्छे से समझिए, इसको जाना चाहिए था सीधे। मैथ का एक नियम कहता है, मैथ का नियम कहता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो शीर्षाभिमुख नियम के अनुसार आमने सामने का कोण बराबर होता है। हमने अगर उस तरह से सोचना प्रारंभ किया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 45 होगा तो ये पूरा 45 होगा। लेकिन उसने क्या कहा कि पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी कि ऊपर 45 डिग्री था और नीचे 30 डिग्री, मसलन ये झुका होगा। यानी कि ये लाइन 45 डिग्री से कम होगा तभी तो 30 डिग्री हो पाएगा। इसका मतलब ये झुका होगा तभी 45 की जगह पे 30 आया होगा। इतना बच्चे अपने पास से कल्पना करते हैं। आखिर घटेगा, झुकेगा तभी तो आप 45 डिग्री से 30 डिग्री पे आएंगे। तो ये केवल समझाने के लिए आपको बनाए थे, इसको हम मिटा देते हैं। तो इतना तो समझ में आया कि ये अभिलंब की तरफ झुक रहा है। और अगर कोई भी चीज अभिलंब की तरफ झुकता है तो ऊपर वाले माध्यम को हम क्या कह देंगे? विरल। ये अपने पास से सोचे हैं, झुकेगा तभी इसका मतलब कि ऊपर विरल रहा होगा और नीचे सघन रहा होगा, क्योंकि विरल से सघन में जाता है तभी अभिलंब की तरफ झुकता है। तो ऊपर वाले को 45 डिग्री, नीचे वाला 30 डिग्री हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि आई का मान कितना है तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछें कि आर का मान कितना है तो आप क्या बतलाएंगे? तो आपके कहे के अनुसार हम आगे चल रहे हैं। यहां पे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे आप? नहीं, साइन बन गया तेल लेने, ये समझिए। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कल लिखने के लिए नहीं सिखलाया गया है क्या? आप इसको 1 n2 नहीं लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, इसको क्या पढ़ेंगे? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक। केवल इतना देख करके बाकी हिंदी के शब्द रटने पड़ते हैं। इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का। इसको क्या पढ़ेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इसे पढ़ना सीखे। प्रश्न में किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बोला है? माध्यम 1 के सापेक्ष। प्रश्न ने क्या बोला? पढ़ेंगे प्रश्न तो समझ में आएगा। प्रश्न ने कहा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन आई का मान दिया हुआ है। जब आई का मान दे तो समझ लीजिए साइन आई का मान दिया हुआ है और वो है 45 डिग्री। नीचे वाला आर का मान होता है, ये साइन आर बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। और ऊपर वाले का मान पूछा है। आप अगर पन्ने पीछे पलटेंगे तो आपको 3-4 फार्मूले दिख जाएंगे अपने कापियों पे। अगर कल वाला कापी लेके आए होंगे, आपको कहा गया होगा कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जब पूछे तो साइन आई बटे साइन आर होता है। V1 अपान, बात समझ नहीं रहे हैं,
V1 अपन V2 आखिर क्या चीज है? V1 ऊपर वाला है, V2 नीचे वाला है। V2 तो बस एक बहाना है, आपको चलाएगा साइन आई और साइन आर, आपको वैल्यू V1 V2 नहीं देगा। V1 V2 ये बताना चाह रहा है कि ये ऊपर वाला वैल्यू है और ये नीचे वाला वैल्यू है, और ऊपर वाला साइन आई होता है, नीचे वाला साइन आर होता है। जैसे कि हम प्रश्नों में a प्लस बी का होल स्क्वायर का केवल एक बहाना लेते हैं, इससे चलते बस हैं। असली में सवाल कुछ ऐसे टाइप होते हैं, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो इससे तर्क वितर्क करके इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इतना इतना लिखते हैं, इसके हिसाब से लिखते हैं। वैसे यहां पर भी है, V1 V2 क्या है? V1 V2 चलने का तरीका बतलाता है। V1 ऊपर वाले को बतलाता है, V2 नीचे वाले को बतलाता है। तो देखिए अब लगाएंगे कैसे मेरे भाई? अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि एक, इसको लिखेंगे 1n2, लेकिन बोलेंगे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक कितना है? साइन आई की जगह पे साइन आई का वैल्यू रखिए, साइन 45 डिग्री, और आर की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि साइन 30, सही लिख रहे हैं, हाँ 30 डिग्री। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो आपको नहीं पता है। साइन 45 डिग्री का मान हम रटे हुए हैं अपने दौर पे, अब आपका दौर है, अब आप रटिए। 1/√2 अभी रट लीजिए, तो अभी रटिए साइन 45 डिग्री का मान, वेरी गुड। तो साइन एक कदम तुम आगे चलते हो तभी तुमको जो कदम पे हम चलते वहां पे नहीं रह पाते। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये रट लीजिए, दो मान कम से कम रटिए। साइन 45 1/2, साइन 30 1/2 रटिए, बार बार बोलेंगे तो रटा जाता है। ठीक ठीक है, कम से कम एक चीजों को 10 बार पढ़ा जाता है। आपको लगता है कि आपको आ गया पर नहीं आया, 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। 10 बार पढ़िए कम से कम, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना बाबू। 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर, हमने इसमें समझाया था कि सबसे नीचे वाले को सबसे टॉप पे पहुंचा दीजिए और बीच वाले को बीच वाले से मिला दीजिए। 1 का 2 में गुणा करिए, 1 गुणे 2, बहुत आसान से लिखते हैं। और इसका इसके में गुणा करिए, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, अब 2 1 कम 2, करड़ी में 2 के 1 में गुणा करेंगे, करड़ी में। अब इसके बाद समझिए क्या करना है, थोड़ा सा एक स्टेप और है, ये मैथ और साइंस है, थोड़ा आपसे दिमाग मांगता है। आप एक्स्ट्रा दिमाग जब तक नहीं देंगे, जब तक नहीं सोचेंगे, ये लग नहीं पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि मेरे भाई 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया? हाँ, अगर हम आपसे कहें कि 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख दीजिए, तो आप ये सवाल पूछेंगे कि आखिर कैसे जानेंगे कि इसको ये लिखना है? कैसे जानेंगे हम? पूरी तरह मुंह कर लेंगे, क्या कहा है? हाँ, हमको लगा पूर्व की तरह मुंह कर लेंगे। अरे दो को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कैसे लिखे, कैसे जानेंगे हम? वो ये बतलाता है। हम कल्पना करते हैं यार कि अगर इसकी जगह पे इन दोनों को रख दें और नीचे का करड़ी में 2 तो वैसे रह दें, ये तो इससे कट जाएगा, तो क्वेश्चन और निराला आ गया। तो हो गया 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर इतना आ गया। अब उतारिए, एकदम लाइन बाय लाइन उतारिए इसको। यहाँ कर देंगे।
जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। तथा ठोस पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। तो जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष ठीक है। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। ये 2 आ रहा है। चलो प्रश्न को पढ़िए 2 बार। सवाल लगाएंगे हम, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे ये आप बतलाएंगे। जैसे हमने कहा कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, इसको लिखा कैसे जाएगा इतने से में, ये आप बतलाएंगे। सोचिए, तब तक हम मिटाते हैं। मिटा दिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी उधर से उतारते हैं। बतलाइए एकदम आराम से, ठंडे दिमाग से। कोई तेजी नहीं है, जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी को कोई ठिकाना नहीं है। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? जल को क्या कहते हैं? W। वायु को क्या कहते हैं? एयर नहीं, ए कहते हैं। अभी फिलहाल ए कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? तो बीच में भाई यल, ऊपर यल लिख दिए। अब आप बताइए इधर और इधर क्या लिखें? पहले ए लिख दे। पहले लिखेंगे W और उसके बाद एकदम सच सच बताना, किसको किसको समझ में नहीं आया है। चलिए, जिसका सापेक्ष बोलेगा, वायु के सापेक्ष बोल दिया, सापेक्ष वाला पहले हमेशा लिखा जाएगा। सापेक्ष वाला पहले लिखा जाएगा। सापेक्ष के सटे हुए वायु है, वायु को कहते हैं एयर। हाँ, तुम लोग फंसा दिए थे यार। जल का वायु के सापेक्ष, यानी कि यहां रहेगा ए और बाद में रहेगा, ये हो गया ANW। अपवर्तनांक कितना दिया है? यही सिखलाया गया है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि हम उल्टा बोल रहे हैं तो एक बार हिंट कर देना। जैसे कि हमने कहा था कि सोमवार को आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे देंगे,
आपने एक ही बार बतलाया नहीं, हम भी भूल गए, तो आप लोग हिंट नहीं करते हैं, बंद हो जाता है तो आप इसमें भी हिंट नहीं करते हैं, जब तक पूरा बोल देंगे लास्ट में यार सर जी बंद था 1 घंटे से, ये कौन बात हुआ यार। तत्काल एक रिएक्शन दिया जाता है, सर जी ऐसे नहीं ऐसे है। अब दूसरा बोलिए, इसमें से क्या, ठोस पदार्थ को हम यस से कहेंगे, ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष पहले लिख देंगे, वायु को एयर, ए एन यस, ए एन यस बराबर 5/2, ठीक है, हो गया। अब पूछा क्या है इसने, ये लिखना है तो कारीगरी, लगाना कारीगरी नहीं है। 1 मिनट, जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष, ठोस पदार्थ के सापेक्ष, तो पहले किसको लिखेंगे, यस, एन डब्ल्यू से वाटर, इस क्वेश्चन मार्क है, यानी अब इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एन डब्ल्यू, ठीक है, ए एन एस, ठीक है, बहुत बढ़िया, एस एन डब्ल्यू, बहुत अच्छा लिख दिए, बहुत अच्छा लिखे। बताइए पहले वाले क्या पढ़ेंगे, ए के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक, तो देना दंडवा देना यार भाई, किसी से कहना नहीं कि पढ़ाते हैं मजाक कर रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, वायु, ठीक, इसको तो पूछा क्या है, ठोस पदार्थ के सापेक्ष जल का अपवर्तन, लेकिन जब लिखता है तो उसको उल्टा करके लिखते हैं, हमेशा सापेक्ष वाले शब्द को पहले लिखते हैं, ये याद किए हुए हैं। अब आपकी बारी, देखिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले को एक बार समझिए, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान से, ये अंतिम हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन समझ में आ जाए भाई, ये डब्लू है, तो इसमें जो मान होता है डब्लू वाला, जैसे कि ये हमेशा ऊपर जाता है, अभी जो कह रहा है समझ में नहीं आएगा, बस सुनते रहिए, इधर यस है, इधर देखिए यस वाला ये है, तो ये नीचे जाता है, तो हम अभी ये कह रहे थे कि अब इसका एक फार्मूला तैयार होता है, फार्मूले को लिखा, जैसे अगर इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते तो आप चौंक जाएंगे, अभी फिलहाल ये तो क्रम से है, तो क्रम से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया जाएगा तो आप फंस सकते हैं, उसको फंसने से बचने के लिए यहाँ पे देखते हैं डब्लू है, लास्ट वाले में डब्लू है, तो डब्लू वाले मान को ढूंढिए, ये रहा, तो ऊपर लिखिए ए एन डब्लू, पता होना चाहिए कैसे लिखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, यस, यस वाले मान को ढूंढिए, ये है, तो लिखिए ए एन यस, ये पता बच्चों को होना चाहिए। अब इसको हम मिटा दिए, ये सब मिटा दिए, डब्बा उब्बा सब मिटा दिए, गोला वाला सब मिटा दिए, अब बताइए कैसे कैसे लिखे हैं, आखिर कैसे इसको ऊपर कैसे इसको नीचे लिख दिए हैं, ये डब्लू का मान है, ये जाएगा ऊपर, कहां से, यहीं से उठाएंगे, ये यस का मान है, ये जाएगा इधर वाला, पैमाना फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों माने रखते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ठोस पदार्थ के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3, कठिन सवाल नहीं होते, पढ़ना इसमें कठिन हो गया है। 1 मिनट, ये बड़ा वाला बटा इसके बगल में जाएगा, तो यहाँ 4/3 बड़ा वाला बटा, ए एन एस का मान कितना है, ठीक है, कोई मुंह जबानी इसको बताएगा कितना आ सकता है, मुंह जबानी, मुंह जबानी का मतलब होता है कलम रुक जाते हैं, 8/15, बस। तो अब हम लोग ऐसे क्रॉस गुड़ा उड़ा नहीं करेंगे, अब जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना है वो भी समझेंगे। 2 चौक को 8 और 5 तिहाई 15, अगर कटता तो हम काट देते। उधर ही, हाँ वो तो हो, आंसर कहाँ ज्यादा समय लग रहा है, वो लिखना ही असली कलाकारी है उसमें, हाँ यही देख करके आप लिख दें, यही बहुत बड़ी बात है। सर जी हटिएगा, आप इससे पहले बोले हम हट जाएंगे।
घर पे जाकर के 2 घंटा कल से कौन कौन पढ़ा था घर पे? कम से कम 2 घंटा, 2 घंटा पढ़े हो? तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते हो क्या भाई? बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर हाई स्कूल के बोर्ड में अगर आप 60-65 पे रहेंगे, अटके रहेंगे तो। देखिए इस तरह कोई आपसे कहता नहीं है तो आपको लगता है कि नॉर्मल नॉर्मल बात है। कभी कभी ना आराम से जिंदगी जिया जाता है, तब तक कोई आकर कुछ कह देता है, टेंशन हो जाता है ना, अरे यार इतना बड़ा काम करना, तब पता चलता है। जैसे कि आप अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जब आपसे कहते हैं कि अरे भाई जिंदगी में पहली बार हाई स्कूल मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अगर माथे पे चिंता नहीं चढ़ती है तो मतलब कोई हवा बउआ ले लिए हैं आप इसको, हाई स्कूल को। अगर आपके माथे पे चिंता आती है तब समझ में आता है कि हाँ हाई स्कूल को आप वैल्यू दे रहे हैं। चेहरा बदल ही नहीं रहा भाई। हाई स्कूल जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार आता है। किसी का शादी पड़ेगा, बारात नहीं जाएंगे चलेगा। ये एक एग्जाम्पल बस बोले, ये नहीं कि वही है बस आ गया तो ये कुछ और भी हो गया। कोई मेला वेला अगर आता रहेगा जाता रहेगा। हाँ चलिए प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। आ रहा है, दशहरा आ रहा है। यदि, अभी देखना कोई कहेगा सर जी क्या बोल दी, एक शब्द बोल दिया, अभी कुछ लोगों को पता नहीं है। यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल 2.26 इंटू 10⁸ 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, कामा लगाइए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, लगाइए। गलत, सही, अच्छा, खराब, लगा लेना चाहिए थोड़ा बहुत। पहले वायु में प्रकाश की चाल लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए वायु में प्रकाश की चाल बराबर इतना। जो मेन चीज क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले उतार लेते हैं। जैसे कि उसमें क्वेश्चन में 2 वैल्यूज दिए गए हैं, दोनों वैल्यूओं को उतार लीजिए। लिखिए वायु में प्रकाश की चाल बराबर इतना, जल में प्रकाश की चाल बराबर इतना। सही है। अब जाकर के लिखना शुरू किए हैं। शॉर्टकट मार दिया, सी बराबर कह दिया। सही है। तुम सही से बैठे नहीं हो, पीछ इतना बेंच उधर रखा, ये नहीं कि ला करके पीछ में लगा ला। सब इकट्ठे इकट्ठे तुम लोग बैठे हो, कोई फायदा नहीं है इकट्ठे इकट्ठे बनने का।
ठीक है। किस जल का क्या पूछा है? जल का पहले तो हम मूजबानी याद किए हुए हैं, जल का अपवर्तनांक मूजबानी याद किए हुए हैं, कितना होता है? देखिए कितना कम समय में हम लोग भूल जाते हैं, ये भूलने की बीमारी है भैया। वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक 1.3। जब वो क्रम लाएंगे तब आपके दिमाग में चढ़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब यार भाई, कांच का अपवर्तनांक 1.5। ये हम पहले ही आंसर जानते हैं कितना आएगा। हम मतलब हम सब परिवार ये आंसर जानते हैं कि 1.33 ही आने वाला है। जल का अपवर्तनांक ने पूछा है, हम पहले ही जानते हैं, लेकिन लगाएंगे कैसे? एक ये विधि देखिए, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है C/V होता है। अरे भाई नहीं लिखवाया क्या C/V? अपवर्तनांक नहीं, दिखाओ मत बंद करो। अपवर्तनांक बराबर C/V। सी क्या है? वायु में प्रकाश की चाल बोल दे या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बोल दे, वही सी है। 3 × 10⁸ कभी भी इसमें मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखते हैं, बटे भी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में जल में हो सकता है, कांच में हो सकता है, निर्वात में तो दे दिया है भाई। भी का मान दिया है 2.26। कभी इस तरह के सवाल लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। अभी सीख लीजिए, अभी सीखिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कभी छड़ नहीं काटे हैं और कोई ग्राइंडर दे दिया काटने के लिए, जिंदगी में पहली बार काट रहे, धीरे धीरे काटते काटते छड़ काट लेते हैं। ये काट लिया तुम, कुछ भी हो जाता है, इसे कर देते हो यार। अब यहाँ सीखिए, 10⁸ से 10⁸ कट जाता है। एक नई चीज है तो सीख लीजिए, अभी दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, अगर ये हमेशा ऐसे ही सीखा जाता है भाई, ऊपर का ऐसे सर जी काटे, ऐसे काटे, हम भी काट देंगे, दिमाग में बैठ गया। लेकिन इसको गलत मतलब ना निकालना, गलत मतलब ना निकालना मेरे भाई। हमने कहा कि ऊपर का नीचे से दिखे काट डालो, तुम इसको भी काट डालो, तो ये गलत हो जाएगा। गलत मतलब ना निकालना, एकदम सेम टू सेम, एकदम पूरा फोटोकॉपी होना चाहिए। अब बचा क्या ऊपर और नीचे क्या बचा? 2.26। अब 3 में चलिए देखें कौन कौन 3 में 2.26 से भाग दे लेता है। भाग दे, इसका मतलब यही ना हुआ। भाग दे दिखाइए तो भाई, करिए काम करिए। 3 में 2.26 से भाग दीजिए। ये ना सोचिएगा कि हम उल्टा लिख दिए हैं क्या, ये अंदर रहेगा। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये ना सोचना भाई गलती लिख दिया सर जी, ये अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, तभी तो हम बोले, वरना हम बोलते थोड़ी ना। ये 2 चीज सीख लेंगे अभी, तुम गधा हो गया एकदम कसम से। जब ज्यादा समझदार बच्चे गलती करते हैं, लग रहा तुम ऊपर वाला चित्र बनाए नहीं थे। बना लेना उसको, वरना कापी मान लो 4 साल के बाद कोई खोलेगा, फिर कोई नहीं खोलेगा। हम लोग जैसे जैसे आते रहते साइकिल से हम लोग बेच देते हैं भारी। हाँ, भाग दे के कलम कापी पे दिखाओ। तुम गधा हो गए, आशीर्वाद लोगे? तुम ही भाग नहीं दे पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, रह दो। एक आंसर तो 1.33 ही आएगा उसमें। हमको वो थोड़ी जानना है, हमको तो ये भाग का प्रोसेस जानना है कि बच्चे कैसे भाग दे रहे हैं उसमें। कोई भी इस तरह से दे करके आपको उल्लू बना देगा और आप नहीं लगा पाएंगे। आप और चीजों में अपने आप को 30 मार खान समझ सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है हमारा तालीम सीखना, इल्म सीखना, उसमें हम बेवकूफ बन जाएंगे। क्या ही फायदा रह जाएगा बढ़िया से बैट भाजने का। गेम खेलने बढ़िया बढ़िया फ्री फायर में हाथ हमारा चल रहा है, कलम नहीं चल रहा है, क्या फायदा है? जिसके लिए ड्रेस खरीदा जा रहा है, फीस जमा किया जा रहा है, बस का फीस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उसमें कलम न चले, फ्री फायर में आपका हाथ दौड़ता हो तेजी से, टाइपिंग में आपका हाथ दौड़ता हो तेजी से, क्या फायदा जिंदगी जीने का?
उसमें भी दौड़ाइए, इसमें काहे कम रहेंगे आप। चलो ठीक है, चीजों को सीखिए, और जब अगली बार से कोई दे तो आप बेवकूफ मत बन जाइए, इसलिए भी सीखा जाता है। तालीम इसलिए सीखिए कि लोगों से बहस मत करिए, तर्क से बात करिए, लगे कि हाँ पढ़ा लिखा बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, कभी भी इसमें इस तरह से भाग नहीं दे सकते तब तक जब तक कि ये डेसिमल आप खत्म ना कर दें। आइए आपको दशमलव खत्म करने के कुछ रूल्स बताते हैं। नीचे कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 100 से गुणा कर दीजिए। इसको भी भूल जाइए, इसको यही रहने दीजिए। अभी हम तब तक भाग नहीं दे सकते हैं जब तक कि डेसिमल खत्म ना हो जाए। डेसिमल खत्म करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से। सर जी 100 से क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है और यहाँ पे 2 अंक है। तो बच्चे पूछे सर जी क्या अगर ये यहाँ रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे? जवाब हाँ में आता है। तो इतना बच्चे समझे। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। एक कदम आगे गए तो हमने बच्चों से कहा कि 100 में 3 से गुणा करिए, 300 हो जाएगा। और जब 100 में इससे गुणा करेंगे दशमलव कूद करके 6 के बगल में चला जाएगा, और 6 के बगल में कोई अंक नहीं है तो दशमलव हटा देते हैं, तो 226 हो जाएगा। तो अब 226 से 300 में भाग देना है। अब ये आपको आना चाहिए, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, इसमें भी सीख लो। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 में, 2 एक कम, एक बार तो 1, 226, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 2 जाएगा 7, कट्टी कुट्टा। अब कोई अंक बचा नहीं है तो पुरानी विधि अपनाते हैं, दशमलव उतारते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 में 2 तिहाई 6, 3 बार में गया है तो 3 का गुणा कर दीजिए। इसमें 3 छक्के 18, या 3 इसलिए लिख दें क्योंकि हमको भरोसा आ जाएगा, क्योंकि आंसर हम पहले जानते हैं, वरना इसको यहाँ लिखते नहीं, कहीं किनारे गुणा करते। 3 छक्के 18 के 8 हंसी लिख, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, कट गया। 10 में 8 जाएगा 2, 3 बचा, 13 में 7 जाएगा 7 6 13, कट्टी कुट्टा। दशमलव उतार चुके हैं, जीरो उतारने की जिम्मेदारी हमने संभाल रखी है। जीरो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में, 2 तिहाई 6, 3 बार। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कहा 26 है तो 3, रुक जाओ ए भैया, 226 है, 3 से गुणा करेंगे। 3 छक्के 18 के 8 हंसी ले, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 618, नहीं जाएगा ना। तो जैसे मसला क्या है, 2 बार में जाएगा। लेकिन आप ये भी समझिएगा कि हमने कल इसकी वैल्यू आपको बताई थी, इसका मतलब क्या होता है। हमने आपसे कल ये भी कहा था कि जल का अपवर्तनांक 1.33 एक्यूरेट नहीं होता है, हल्का कम हल्का ज्यादा होता है। तो आप ये देखिए कि जो गैप आ रहा है 678 का और 620 में, लेकिन जब 2 से गुणा करते हैं तो 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 452 है। क्या कुछ ज्यादा ही गैप नहीं हो जा रहा है? 452 620 और 678 620 में हल्का 40-50 रुपए का गैप आ रहा है। तो इसलिए भी हमने इसका मतलब समझाया कि 1.32 ही रूल के हिसाब से ये है। लेकिन जब 2 से गुणा करते हैं तो 452 आता है, कुछ ज्यादा ही गैप हो जाता है। उसने कहा मोटा मोटी हिसाब में हम 1.33 मान लेंगे और बच्चों से कह देंगे कि बाबू बराबर का निशान न लगाना, उसकी जगह पे इसका निशान लगा देना। ये बतलाता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मोटा मोटी हिसाब है। तो भाग देने के बाद आ गया 1.32 नहीं, थोड़ा सा कम वैल्यू हम 3 लिख देते हैं। चलिए उतारिए, समय हो गया है। भारत भाग्य विधाता। लग रहा है उतारोगे नहीं तो उतार लीजिए। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज थोड़ा कम ही समझ में आए, लेकिन व्हाइट बोर्ड से आपके नोटबुक पे पूरी चीज उतर जाए, ताकि कभी पन्ना पलटने का अवसर मिले तो आप उसको समझ सके। जब कॉपी पे ही नहीं रहेगा फिर क्या है। खेत में से एक एक गेहूं, चावल के धान और गेहूं उतारने वाले बच्चे व्हाइट बोर्ड से कापियों पे अक्षर नहीं उतारते हैं, वहां पे गेहूं उतारते हैं ताकि गेहूं उतार ले खेतवा में से, भाई ज्यादा डेरिया भर जाएगा। अक्षरिया उतार करके नहीं सोचते दिमाग भर जाएगा। चलो यार चलो। तो एक और है, जैसे कि ये बराबर का निशान नहीं, इसकी जगह पे आप ऐसे कर दीजिएगा। और यहाँ अपवर्तनांक 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 अपवर्तनांक, हमको पता है 3-4 बच्चे हमारी बात मानेंगे इसमें से, बाकी बच्चे इस फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपवर्तनांक 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 भी लिखेंगे हम। अ लिख देते हैं, आप अ से अपवर्तनांक ही मानेंगे। कहाँ है भाई, पूरा लिख दो वरना इन लोगों को जान नहीं रहे होगा।
शाम को हम तभी पढ़ाएंगे जब हम सुबह कह देंगे कि शाम को क्लास है, बारिश की वजह से क्लास डिस्टरबेंस हो जाता है, इसकी वजह से शाम को पढ़ाना, वरना काम उम चलता है तो हमको खुद काम पर क्या बोले तो हम कब से बोल रहे, तुम कब बोल रहे थे? चलिए कोई बात नहीं है।